हाँ, हेलो एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे टॉर्शनल स्ट्रेन की। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्या बॉन्ड एंगल स्ट्रेन इन स्मॉल रिंग हेटेरोसाइकल्स। उससे पहले हमने बात की थी बॉन्ड एंगल स्ट्रेन की बात की थी। तो उसी का पोर्शन चल रहा है, टॉर्शनल स्ट्रेन क्या होती है उसको डिस्कस करेंगे हम। तो इसको पढ़ेंगे। टॉर्शनल स्ट्रेन का एग्जैक्टली मतलब ये होता है कि अगर मेरे पास कोई भी फेवरेबल कन्फर्मेशन है उसके अंदर कुछ डेविएशन आ जाए, तो डेविएशन को जो डेविएशन आएगा उसको तो हम बोलेंगे बॉन्ड स्ट्रेन या टॉर्शनल स्ट्रेन, और जो एनर्जी यूज होगी उस डेविएशन को लाने के लिए उसको बोलेंगे हम क्या, टॉर्शनल एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक टॉर्शनल स्ट्रेन। तो इसमें लिख रखा है मैंने, देखो, द फोर्स डेविएशन फ्रॉम द मोस्ट फेवरेबल कन्फर्मेशन कोजिंग रिलेटिव इंस्टेबिलिटी टू द मॉलिक्यूल दैट इज नोन एंड क्या, बॉन्ड टॉर्शन। क्या बोलेंगे उसको, बॉन्ड टॉर्शन बोलेंगे। एंड द एनर्जी दैट क्रिएट्स द बॉन्ड टॉर्शन इज कॉल्ड क्या, बॉन्ड टॉर्शनल एनर्जी। ये सीधी सी बात है, अगर मेरे पास कोई भी मोस्ट फेवरेबल कन्फर्मेशन है उसके अंदर डेविएशन आ रहा है और डेविएशन आने के कारण जो इंस्टेबिलिटी हो रही है उसको बोलेंगे हम बॉन्ड टॉर्शन या टॉर्शन स्ट्रेन बोलेंगे। और जो एनर्जी उसको यूज में ले रहे हैं या उसको डेविएशन को लाने के लिए जो एनर्जी यूज में आ रही है उसको बोलेंगे हम टॉर्शनल एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, आगे लिख रखा है, टॉर्शनल एनर्जी इज द मेजर ऑफ टॉर्शनल स्ट्रेन फॉर ए मॉलिक्यूल एंड चेंजेस विद द चेंज इज डाइहेड्रल एंगल। आप लोगों को पढ़ा था स्टीरियोकेमिस्ट्री में, डाइहेड्रल एंगल कार्बन C1 C2 के बीच में 60 डिग्री के एंगल को बोलते हैं डाइहेड्रल एंगल, या क्यू भी बोलते हैं, डाइहेड्रल एंगल सॉरी। द टॉर्शनल एनर्जी इज एक्सप्रेस एज, जो ई दे रखा है वो दे रखा है 5.871 माइनस कोस 3 ओमेगा, 5.871 माइनस कोस 3 ओमेगा। ये हमारे पास टॉर्शनल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला है। ओमेगा क्या है, डेविएशन है, डेविएशन ऑफ क्या, डाइहेड्रल एंगल फ्रॉम द मोस्ट फेवरेबल कन्फर्मेशन क्या है, वेयर ओमेगा इज द डेविएशन ऑफ डाइहेड्रल एंगल फ्रॉम द मोस्ट फेवरेबल कन्फर्मेशन। ठीक है, तो जो सीधी सी बात है, जो हमारे पास डेविएशन होगा उसकी वैल्यू को यहाँ रख देंगे, सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टॉर्शनल एनर्जी मिल जाएगी। आगे देखो, जो ये कह रखा है, जो टॉर्शनल एनर्जी होती है उनको उसको पिट्जर स्ट्रेन भी बोलते हैं, एक्लिप्सिंग स्ट्रेन भी बोलते हैं। एक्लिप्सिंग स्ट्रेन का मतलब ये हमें पता है कि हमारे पास एक्लिप्स कन्फर्मेशन होता है, वहाँ क्या होता है, रिपल्शन होता है। रिपल्शन के कारण वो क्या होंगे, डेविएट होना चाहेंगे ताकि दूर जा सके, उसको भी क्या बोलते हैं हम, टॉर्शनल स्ट्रेन का या एक्लिप्सिंग एनर्जी या क्या, पिट्जर स्ट्रेन बोलते हैं। तो लिख रहा हूँ इसको, देखना, टॉर्शनल स्ट्रेन में बी कॉल्ड एज पिट्जर स्ट्रेन और एक्लिप्सिंग स्ट्रेन और क्या, बॉन्ड अपोजिंग स्ट्रेन एंड इज कंसिडर्ड टू बी क्या, रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल। बॉन्ड पे रिपल्शन। सीधी सी बात है, अगर मैं बोल दूं मेरे पास एक्लिप्सिंग का जो एक्लिप्स कन्फर्मेशन होती है वो ऐसी कुछ होती है, जैसे मान लो बात करते हैं, एक कार्बन ये है, C1 ये बोल दिया, C2 ये बोल दिया, मान लो मेरे पास ये है, ऐसा कुछ होगा एक्लिप्स कन्फर्मेशन में। तो जो इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है और इसके जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्शन है ना, उसको बोलेंगे क्या, एक्लिप्सिंग क्या बोलेंगे, स्ट्रेन। लिख तो रखा है, टॉर्शनल स्ट्रेन में बी कॉल्ड एज पिट्जर स्ट्रेन और एक्लिप्सिंग स्ट्रेन और बॉन्ड अपोजिंग स्ट्रेन एंड इज कंसिडर्ड टू बी रिपल्सिव फोर्स बिटवीन क्या, इलेक्ट्रॉन ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल, इसके बॉन्डिंग ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन और इसके बॉन्डिंग ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पे रिपल्सन। ये तो है। आगे लिखा गया, द रिपल्सिव फोर्स विल बी विल बी हाईएस्ट इन एक्लिप्स कन्फर्मेशन। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक्लिप्स कन्फर्मेशन में हमने पढ़ा है कि सीधी सी बात है, देखो अगर मैं एक्लिप्स कन्फर्मेशन की यहाँ बात करूँ तो यहाँ दोनों बॉन्ड पेयर क्या है, नज़दीक है, तो ज़्यादा रिपल्शन होगा। स्टैगर्ड का मतलब स्टैगर्ड कैसा दिखेगा, सीधी सी बात, अगर स्टैगर्ड कन्फर्मेशन की बात करूँ तो ऐसा दिखता है ना स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। तो अगर इसके बॉन्ड पेयर इसके बॉन्ड पेयर के बाद दूर है ना, तो यहाँ मेरे पास सीधी सी बात है, यहाँ मेरे पास रिपल्शन कम होगा, यहाँ रिपल्शन ज़्यादा होगा। तो ये लिख रखा है, द रिपल्सिव फोर्स विल बी हाईएस्ट इन क्या, will be highest in eclipse conformation in which bonds are closest to each other, while it will be lowest in the most favorable staggered conformation in which bond tend to remains as far as possible। स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन दूर रहते हैं तो रिपल्शन कम होता है, और सीधी सी बात है एक्लिप्स कन्फर्मेशन में बॉन्ड पेयर क्या होते हैं, क्लोजेस्ट होते हैं, तो रिपल्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है। देखो लिख रखा है, द एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू द एक्लिप्स कन्फर्मेशन सर्व एज द एनर्जी बैरियर बिटवीन द कन्फर्मर। किसका काम करती है, एनर्जी बैरियर का काम करती है कौन सी कन्फर्मेशन, एक्लिप्स कन्फर्मेशन। सीधी सी बात है, अगर मुझे पता है स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है, स्टैगर्ड से किसमें जाऊंगा, एक्लिप्स में। जो ये एनर्जी बैरियर है ना, ये किसका काम कर, ये कौन सी कन्फर्मेशन काम करेगी, एक्लिप्स, और ये फिर दोबारा से किस में आ गया, स्टैगर्ड में। आप लोगों को पता है स्टैगर्ड की पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, एक्लिप्स की ज़्यादा होती है। तो एक्लिप्स कन्फर्मेशन दिखाना चाहूँ तो मैं ऐसा दिखाऊंगा, पहले भी पढ़ा है स्टीरियोकेमिस्ट्री में। स्टैगर्ड कन्फर्मेशन दिखाऊंगा तो कैसा दिखाऊंगा, ऐसा दिखाऊंगा।
ये पढ़ा है मैंने। और इसका स्टैगर्ड कन्फर्मेशन दिखाऊंगा तो ऐसा दिखाऊंगा, ये भी मैंने पहले पढ़ा है। एक्लिप्स में देखो रिपल्शन, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा, स्टेबिलिटी कम। तो एक साइड तो मैंने पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, एक साइड क्या दे रखा है, एंगल ऑफ रोटेशन। सीधी सी बात, रोटेट करूंगा स्टैगर्ड से, अगर मैं रोटेट करूँ तो किस में जाएगा, एक्लिप्स में जाएगा। एक्लिप्स से रोटेट करूँ तो किस में जाएगा, स्टैगर्ड में जाएगा। अगर मैं यहाँ 60 डिग्री रोटेशन करता हूँ तो एक्लिप्स से किस में जाएगा, स्टैगर्ड में। अगर यहाँ मैं 60 डिग्री का रोटेशन करता हूँ तो स्टैगर्ड से किस में जाएगा, एक्लिप्स में। तो ये तो दे रखा है। अब सीधी सी बात करेंगे टॉर्सनल स्ट्रेन सिंगल बॉन्ड में क्या होती है और हमारे पास डबल बॉन्ड में क्या होती है। देखो लिख भी रखा है इसमें मैंने, द रोटेशन अराउंड द कार्बन हेटेरो बॉन्ड इज नॉट क्वाइट फ्री। ये कह रहा है जो रोटेशन है कार्बन, हमने पहले भी पढ़ा है जब हमने बात की थी कन्फर्मेशन एनालिसिस की बात की थी, हमने कहा था कि जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है इसकी जो रोटेशन है वो फ्री नहीं है। वो ये जो रोटेशन है ये फ्री नहीं है, इसको जो एनर्जी की आवश्यकता होती है, सीधी सी बात करते हैं, अगर इसको ये बोले कि जो इसकी एनर्जी की आवश्यकता है ये किससे मिलती है, हमें मोलिकुलर कोलिजन से मिलती है। और जो इजीली अवेलेबल होते हैं, कहाँ अवेलेबल होते हैं, रूम टेम्परेचर पे। जो इजीली अवेलेबल होते हैं रूम टेम्परेचर पे। तो ये बोलते हैं कि जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पे जो रोटेशन होती है वो फ्री नहीं होती है, वो क्या होती है, वाया मोलिकुलर कोलिजन होती है, जो इजीली अवेलेबल होता है रूम टेम्परेचर पे। तो इसमें लिख रखा है तो रोटेशन अराउंड द कार्बन हेटेरो बॉन्ड इज नॉट क्वाइट फ्री एंड देयरफॉर लीड्स टू द कन्फर्मर ऑफ डिफरेंट एनर्जीज। किसकी बात करता है, डिफरेंट एनर्जीज की बात करता है। आगे देखो, द लोन पेयर ऑन द हेटेरो एटम सर्व एज द मिसिंग सब्स्टिट्यूएंट। ये कह रहे हैं कि जो लोन पेयर है किसका, हेटेरो एटम का, उसको हम कंसिडर करेंगे मिसिंग सब्स्टिट्यूएंट की तरह। द रोटेशनल एनर्जी बैरियर फॉर कार्बन हेटेरो बॉन्ड्स आर लिटरली लोअर देन दैट ऑफ क्या, कार्बन कार्बन बॉन्ड। ये कह रहा है जो रोटेशनल एनर्जी बैरियर है किसका, कार्बन हेटेरो एटम बॉन्ड का, वो क्या है, लोअर होता है किसके कंपैरिजन में, कार्बन कार्बन बॉन्ड के वजह। ये बोला है अगर मेरे पास एक तो कार्बन हेलोजन बॉन्ड है, ये कार्बन हेटेरो एटम बॉन्ड है, एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और एक मेरे पास कार्बन कार्बन बॉन्ड है, तो जो रोटेशनल एनर्जी बैरियर है ना वो किसका लोअर होगा, इसका लोअर होगा, किससे, इससे। ये कहना चाह रहा है ये। आगे लिख रखा है, देखो ये लिख रखा है द रोटेशनल एनर्जी बैरियर फॉर कार्बन हेटेरो बॉन्ड्स आर रिलेटिवली लोअर देन दैट ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। आगे लिख रखा है द लोअर रोटेशनल एनर्जी बैरियर फॉर कार्बन हेटेरो एटम बॉन्ड्स में भी attributed by the क्या, रिडक्शन इन द नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन ड्यू टू हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक्लिप्सिंग। ये कह रहा है सीधी सी बात है, अगर मेरे पास हेटेरो एटम जोड़ूंगा तो मेरे पास एक्लिप्सिंग स्टेन बनेगी, नहीं बनेगी। जब एक्लिप्सिंग स्टेन, अगर मैं बात करूँ देखिए ऐसे है मेरे पास, तो जब एक्लिप्सिंग स्टेन कब बनी थी, जब यहाँ भी हाइड्रोजन था यहाँ भी हाइड्रोजन था। अगर मैं इस हाइड्रोजन को हटा के क्या लगा दूँ, हेटेरो एटम लगा दूँ इस कार्बन पे, तो सीधी सी बात है कि जो लोअर रोटेशनल एनर्जी बैरियर है वो किसके कारण है, जो यहाँ रिपल्शन कम होगा ना उसके कारण है। रिपल्शन कम होगा तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी। सीधी सी बात है, अगर एक हाइड्रोजन को हटा के मैं हेटेरो एटम लगा दूं तो अट्रैक्शन हो पर एक्लिप्सिंग स्टेन मेंटेन होगी, नहीं होगी। तो सीधी सी बात है एनर्जी क्या होगी, उसकी कम होगी थी। ये तो लिख रखा है द लोअर रोटेशन एनर्जी बैरियर फॉर कार्बन हेटेरो एटम बॉन्ड्स में बी एट्रिब्यूटेड बाय क्या, रिडक्शन इन द नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन ड्यू टू हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक्लिप्सिंग। इसकी बात कर रखी है, ठीक है। अब देखो एक साइड कंपाउंड लिख रखा है, एक साइड एनर्जी बैरियर लिख रखा है। देखो कार्बन कार्बन का जो एनर्जी बैरियर है वो कितना है, 12.2 किलो जूल पर क्या, मोल। CH3NH2 का 8.3, CH3OH का 4.6 किलो जूल पर मोल। ये आपको याद रखना चाहो तो रख सकते हो, नहीं कोई जरूरी भी नहीं है। आगे देखो लिख रखा है हाउएवर द रोटेशनल एनर्जी बैरियर इन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड इज इंक्रीज विद इंक्रीज सब्स्टिट्यूएंट देन इन क्या, कार्बन कार्बन बॉन्ड। सीधी सी बात है कि अगर मेरे पास कोई हेटेरो एटम उससे सब्स्टिट्यूएंट जुड़ेंगे तो सीधी सी बात है ब्रांचिंग जुड़ेगी, ब्रांचिंग जुड़ेगी तो मेरे पास रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा तो एनर्जी बैरियर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो देखो जी यहाँ देखो CH3NH2 में एनर्जी बैरियर कितना था, 8.3 किलो जूल पर मोल। अगर इस N से एक CH3 और जोड़ दो तो देखो कितना हो गया, अप्रोक्सीमेट क्या, आधे से ज़्यादा हो, नहीं मतलब अप्रोक्सीमेट डबल ही लगा लो, है ना। तो 13.72 किलो जूल पर मोल हो गया। 3 लगा लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 3 अगर 3 लगाएंगे तो 18.40 किलो जूल पर मोल। आगे देखो इसमें लिख रखा है द इंक्रीज इन रोटेशनल बैरियर इज एट्रीब्यूटेड टू द क्या, एडेप्शन ऑफ प्रिफरेंशियल कन्फर्मेशन बाय द मॉलिक्यूल। ये कह रहा है कि जो प्रिफरेंशियल कन्फर्मेशन है ना, जो एनर्जी बैरियर इंक्रीज हो रहा है, रोटेशनल एनर्जी बैरियर इंक्रीज हो रहा है, वो किसके, एडॉप्शन ऑफ क्या, प्रिफरेंशियल कन्फर्मेशन बाय द मॉलिक्यूल। किसके कारण, जो वो क्या क्या अटेन कर रहा है, अपनी प्रिफरेंशियल कन्फर्मेशन अटेन कर रहा है बाय द मॉलिक्यूल इन विच लोन पेयर इज क्या, प्लेस गोसे टू द बल्कि ग्रुप। ये कह रहे हैं जो लोन पेयर है उसको कहाँ रख रहे हैं, गोसे कन्फर्मेशन। गोसे कन्फर्मेशन आप लोगों ने पढ़ा भी है। जैसे अगर मेरे पास ये लोन पेयर है, ये मेरे पास कोई है गोशे, तो लोन पेयर कहाँ रखूंगा, यहाँ रखूंगा। देख इसकी जो कन्फर्मेशन, ये जो एंगल ये 60 का है और ये तो इस कन्फर्मेशन क्या बोलते हैं, गोशे कन्फर्मेशन बोलते हैं। तो यहाँ कुछ ना कुछ रिपल्शन तो होगा ना, रिपल्शन हो तो इसका रोटेशनल एनर्जी बैरियर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये लिख रखा है। आगे देखो
द रोटेशनल एनर्जी बैरियर टू रोटेशन अबाउट हेटेरोएटम बॉन्ड्स आर हायर देन दैट ऑफ क्या कार्बन कार्बन बॉन्ड। सीधी सी बात है, हेटेरोएटम के पास क्या होंगे, लोन पेयर होंगे, लोन पेयर क्या होगा, रिपल्शन होगा, और लोन पेयर रिपल्शन होगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, तो इसका एनर्जी बैरियर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो लिख रखा है द रोटेशनल एनर्जी बैरियर टू द रोटेशन अबाउट हेटेरोएटम बॉन्ड्स आर हायर देन दैट ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। आगे लिखा गया द हायर एनर्जी बैरियर टू द रोटेशन अबाउट हेटेरोएटम बॉन्ड इज एस्क्राइब्ड बाय द लोन पेयर रिपल्शन। सीधी सी बात है, इंटरेक्शन ऑन द एडजेसेंट हेटेरोएटम। सीधी सी बात ये कह रहा है जो रोटेशनल एनर्जी बैरियर इंक्रीज हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, लोन पेयर अट्रैक्शन है, लोन पेयर रिपल्शन। इंटरेक्शन की बात है मतलब लोन पेयर रिपल्शन की बात करा है टू द एडजेसेंट हेटेरोएटम्स। आगे लिखा गया दीज टू लोन पेयर्स आर इन क्या, गोश्य। सीधी सी बात है, अगर दो लोन पेयर गोश्य में है, जैसे गोश्य में दिखाना चाहूँ लोन पेयर को, तो एक तो मेरे पास कन्फर्मेशन ये होगा, तो एक लोन पेयर तो मैंने यहाँ लगा दिया अंदर वाले से, और एक लोन पेयर मैंने यहाँ बाहर वाले से लगा दिया। तो जो ये लोन पेयर का कन्फर्म ये जो एंगल है ये 60 का होगा, और इस कन्फर्मेशन को क्या बोलूँगा मैं, गोश्य कन्फर्मेशन बोलूँगा। तो आगे भी आएगा, ये लिख रखा है These two lone pairs are in क्या, गोश्य, and the lone pairs on the two adjacent heteroatom tend to occupy प्रिफरेंशियली गोश्य और सिक्यू पोजीशन टू ईच अदर इज नोन एज क्या, गोश्य इफेक्ट। ये कह रहा है अगर मेरे पास कोई दो लोन पेयर है एडजेसेंट एटम पे, एक एटम पे लोन पेयर है, एक दूसरे एटम पे लोन पेयर है, अगर वो गोश्य फॉर्म में है तो उसको बोलेंगे हम गोश्य इफेक्ट। क्या बोलेंगे, गोश्य इफेक्ट। उसके लिए हमने जो एग्जांपल लिया वो क्या लिया है, हाइड्रोजन लिया है। क्या लिया है, हाइड्रोजन लिया है। देखो हाइड्रोजन है तो पहले NH2 को तो आगे लिख लिया, पहले NH2 को आगे लिखा, तो पहला NH2 कौन सा है, पहला NH2 ये है, ये और ये लोन पेयर, और दूसरा NH2 क्या है, ये लोन पेयर, ये H, और एक H कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, तो देखो ये जो लोन पेयर है इनके बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री का है, और जो इंटरेक्शन जो कन्फर्मेशन है इनकी ये कौन सी है, गोश्य है। तो इसको क्या बोलेंगे, गोश्य इफेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गोश्य इफेक्ट बोलेंगे। ये क्या रखा है, तो क्वेश्चन बनता है कि गोश्य इफेक्ट होता है, क्या होता है, तो आप बोलोगे कि जो लोन पेयर है एडजेसेंट हेटेरोएटम पे, अगर वो गोश्य पोजीशन पे आ जाए या स्क्यू पोजीशन पे आ जाए तो उसको बोलेंगे हम क्या, गोश्य इफेक्ट। क्या बोलेंगे, गोश्य इफेक्ट। तो अब तक जो हमने टॉर्सनल स्ट्रेन डिस्कस की वो सिंगल बॉन्ड में डिस्कस की थी, अब बात करेंगे हम किसकी, डबल बॉन्ड की बात करेंगे। देखो लिख रखा है द रोटेशन अराउंड द डबल बॉन्ड इज हाईली रेस्ट्रिक्टेड ड्यू टू द हाई एनर्जी बैरियर टू रोटेशन एंड द मॉलिक्यूल इज कंसिडर्ड टू बी क्या, रिजिड। सीधी सी बात है, अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनता है तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है। तो ये जो शेप होती है वो सिलेंड्रिकल होती है। सिलेंड्रिकल का मतलब क्या, ऐसी शेप होती है, तो ये इजीली रोटेट कर सकते हैं एक दूसरे पे। अगर मैं बोलूँ तो ये शेप ऐसी है तो ये ऐसे रोटेट कर सकते हैं इजीली, ऐसे रोटेट कर सकते हैं इजीली। लेकिन अगर मैं बोल दूँ मेरे पास ऐसा, देखना जी, जो मेरे पास पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, जो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है वो सीधी सी बात है, सिंगल बॉन्ड तो ये बन गया, पाई बॉन्ड क्या, साइड वाइज ओवरलैपिंग से, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। तो सीधी सी बात है, मैंने कह दिया कि अगर मेरे पास ये दो हैं, इनके बीच में ये बॉन्ड बना दिया मैंने, इनके बीच में मैंने ये बॉन्ड बना दिया। अब ये दोनों जुड़ेंगे, ये दोनों जुड़ेंगे, तो मैंने कह दिया पहले तो इन पे पॉसिबल थी, रोटेशन पॉसिबल थी, लेकिन अगर ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे, ये ब्लैक वाला और ग्रीन वाला बॉन्ड बनाएंगे तो ये जुड़ेंगे नहीं, एक दूसरे जुड़ेंगे तो ये रोटेशन घूम पाएगी, ऐसे घूम पाएगी नहीं, क्योंकि ये यहाँ से जुड़ गए ना, यहाँ से जुड़ गए ना ये दोनों, तो ये ऐसे घूम पाएगा नहीं, रोटेशन कर पाएगा नहीं, तो ये रोटेशन क्या हो जाएगी, रिजिड हो जाएगी, रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। तो ये कह रहा है कि देखना जी, the rotation around the double bond is highly restricted due to high energy barrier to rotation and the molecule is considered to be क्या, rigid। molecule कैसे consider करेंगे, rigid की। moreover the incorporation of the double bond into cyclic structure compels the pi bonding system to be twisting causing state। अगर ये कह रहा है अगर मेरे पास ये रोटेशन होती है, इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या, अगर मैं इस रोटेशन को कराता हूँ तो जो मेरे पास मॉलिक्यूल है उनके अंदर क्या आ जाएगा, स्ट्रेन आ जाएगी। क्या आ जाएगी, ट्विस्टिंग स्ट्रेन आ जाएगी। ये लिख रखा है ट्विस्टेड कॉजिंग स्ट्रेन इन द मॉलिक्यूल। ट्विस्ट का मतलब क्या, घुमाना, तोड़ना। आगे लिख रखा है टू ओलेफिनिक एटम नाइदर अचीव द यूजुअल क्या, कोप्लेनर अरेंजमेंट विद 4 एटम्स बॉन्डेड टू देम और नॉर दे हैव नॉर्मल बॉन्ड एंगल टू क्या, 120 डिग्री। सीधी सी बात है, जब मेरे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है तो मुझे पता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है, उनके अंदर बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री का। लेकिन मैं उनको रोटेट करा दूं, ट्विस्ट कर दूं, ट्विस्ट करने के बाद मुझे पता है वो प्लेनर तो नहीं रहेंगे, और अगर प्लेनर नहीं रहेंगे तो उनके अंदर बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का रहेगा, नहीं रहेगा, क्योंकि जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है वो प्लेनरिटी को शो करती है। लेकिन जब मैं उसको ट्विस्ट कर दूंगा, घुमा दूंगा, तोड़ दूंगा, उसको मोड़ दूंगा, तो अगर मोड़ने के बाद जो एंगल है वो 120 डिग्री का रहेगा नहीं, तो वो क्या हो जाएगा,
क्या कोप्लेनर बोल सकते हैं, कोप्लेनर अरेंजमेंट बोल सकते हैं, या क्या बोल देंगे कि जो उसका नॉर्मल बॉन्ड एंगल था वो 120 डिग्री का नहीं रहेगा, तो वो प्लेनरिटी में नहीं रहेगा। आगे लिख रखा है स्मॉल बाइसाइक्लिक कंपाउंड विद डबल बॉन्ड्स एट ए क्या ब्रिज हेड पोजीशन आर हाईली स्ट्रेन्ड एंड अकॉर्डिंग टू द ब्रेड्स रूल। ये कह रहे हैं जो स्मॉल बाइसाइक्लिक कंपाउंड है उनके जो डबल बॉन्ड है अगर ब्रिज हेड पोजीशन पे है तो वो हाईली स्ट्रेन्ड होते हैं। हाईली स्ट्रेन्ड का मतलब क्या, इनस्टेबल होते हैं। किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द ब्रेड्स रूल, और कैन नॉट एग्जिस्ट, और वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। आगे लिख रखा है द इंस्टेबिलिटी ऑफ सच बाइसाइक्लिक सिस्टम इज क्या, रिजल्ट ऑफ इंक्रीज रिंग स्ट्रेन। ये कह रहा है कि जो इंस्टेबिलिटी है इन बाइसाइक्लिक सिस्टम की वो किसका रिजल्ट है, इंक्रीज रिंग स्ट्रेन का। हाउएवर दिस रूल इज वायलेटेड इन क्या, लार्जर रिंग। ये रूल किस में नहीं लगता, ब्रेड्स रूल किस में नहीं लगता, लार्जर रिंग्स के अंदर नहीं लगता। आगे लिख रखा है, देखना इसमें बिकॉज ऑफ द प्लेनरिटी ऑफ द पाई बॉन्ड इज अकोमोडेटेड बाय द पकरिंग ऑफ लार्जर रिंग। पकरिंग का मतलब क्या था, सिकुड़ना, रिंग का सिकुड़ना बोलते हैं इसको, कि जब हमारे पास ये कह रहा है कि जो लार्जर रिंग होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, पकड़ हो जाती हैं, जिसके कारण उनके अंदर प्लेनरिटी आ जाती है। तो ये कह रहा है बिकॉज द प्लेनरिटी ऑफ द पाई बॉन्ड इज अकोमोडेटेड बाय पकरिंग ऑफ क्या, लार्जर रिंग। आगे लिखा है द इंस्टेबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ ब्रेड्स रूल इज आल्सो applicable to the unsaturated heterocyclic containing carbon carbon double bond at the क्या bridge head position which is highly reactive and cannot be isolated। ये कह रहा है कि उनको हम आइसोलेट नहीं कर सकते, वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। हाईली रिएक्टिव क्यों होते हैं, क्योंकि वो अनस्टेबल होते हैं, और स्टेबल होने के लिए वो क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। तो जो ये मॉलिक्यूल होते हैं हमारे पास, देखो ब्रिज हेड पोजीशन मतलब क्या होती है, जहाँ से ब्रिज स्टार्ट हो रहा है ना, जहाँ से ब्रिज स्टार्ट हो रहा है उसकी पोजीशन पे डबल बॉन्ड हो तो वो क्या होगा, देखो ये ब्रिज स्टार्ट हो रहा है तो इस पोजीशन में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो ये दोनों मॉलिक्यूल क्या है, अनस्टेबल है। तो ये थे हमारे पास टॉर्सनल स्ट्रेन था। अब हमने डिस्कस कर चुके हैं, कॉन्सिक्वेंसेज भी डिस्कस कर चुके हैं स्मॉल रिंग हेटेरोसाइक्लिक के, है ना, और हमने बोन एंगल स्ट्रेन भी डिस्कस कर लिया और क्या टॉर्सनल स्ट्रेन में डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।